बहार नेचर फाउंडेशन व महाराष्ट्र पक्षी मित्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने फेसबुक व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे। ही व्याख्यानमाला दिवंगत उल्हास राणे सरांच्या स्मृतींना अर्पण करण्यात आलेली आहे। आजचे वक्ते राजदीप राठोड यांचा विषय आहे छायाचित्रणावर प्रकाश झोत। आजच्या या सत्राचे अध्यक्ष माननीय अतुल शर्मा सर यांना अशी मी विनंती करतो की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे। धन्यवाद। पक्षी सप्ताह निमित्त निसर्ग अभ्यासक श्री उल्हास राणे यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ बहार नेचर फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र पक्षी मित्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने या जाणीव जागृती व्याख्यानमालेचे आयोजन केले आहे। कोरोना संसर्गामुळे सर्व शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमावरही आलेल्या बंधनाच्या स्थितीत फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमाने जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा पर्याय कौतुकास्पद आहे आणि यासाठी बहार नेचर फाउंडेशनच्या सर्व शिलेदारांचे हार्दिक अभिनंदन। जीवनाकडे समग्रतेने बघण्याची, संबंधितांचे घटक, त्यांचे स्थान आणि महत्त्व जाणून घेण्याची अनिवार्यता सर्वांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न बहारची मंडळी करीत आहे। विकासाची आस आणि त्याची मर्यादा ही कोरोनाच्या निमित्ताने सर्वांसमोर आली आहे आणि म्हणून पृथ्वी तलावरील वनस्पती, कीटक, पक्षी, प्राणी या सगळ्यांकडे अधिक संवेदनशीलने बघण्याची दृष्टी या व्याख्यानमालेच्या सक्रिय तज्ञांकडून मिळेल आणि त्यामुळे आपल्या जगण्याचा, आपल्या वर्तनाच्या जबाबदारीची जाणीव नवीन पिढीला होईल असा विश्वास वाटतो। आज आपल्या आनंदाच्या स्वार्थी स्वरूपामुळे, मग ते पतंग उडवणाऱ्या मांजर असो, मोठ्या आवाजाचे फटाके असो, रात्रीच्या वेळेस मोठ्याने होणारे डीजेचे कार्यक्रम असो, या सर्व कारणांनी आपल्या अस्तित्वाचाच भाग असलेले पक्षी यांच्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी आपली सगळ्यांची बनते। निसर्गाच्या सानिध्यात जाण्याच्या हौसेने जंगलातील मोठे प्राणी पाहण्यासाठी उत्सुक असणाऱ्यांनाही आपल्या भोवतालच्या झाडाझुडपांवर उडणाऱ्या पक्ष्यांचे सौंदर्य, त्यांचा विहार, त्यांचे गाणे ही वेळ लावणारे आहे। मात्र अट एवढीच आहे, जसं अभिजात संगीत ऐकण्यासाठी कान कमवावा लागतो, तशी या पक्ष्यांना बघण्याची दृष्टी ही आपल्याला कमवावी लागेल। आज या पक्ष्यांच्या सौंदर्याची, त्यांच्या चमत्कृत करणाऱ्या कसबांची झलक श्री राजदीप राठोड यांच्या सौजन्याने आपल्याला बघायला मिळणार आहे। या व्याख्यानमालेपासून प्रेरणा घेऊन ग्रेटा थनबर्ग सारखे विद्यार्थी, युवा पुढे येतील आणि आपल्या स्वस्थ संतुलित समाज घडवण्यात योगदान देतील ही अपेक्षा करतो। वसंत बाप्पाच्या गीतातील या ओळींनी मी माझे मनोगत संपवितो। छोटेशे बहीण भाऊ उद्याला मोठाले होऊ, उद्याच्या जगाला, उद्याच्या युगाला नवीन आकार देऊ, शेतांना, मळ्यांना, फुलांना, फळांना नवीन बहार देऊ, छोटेशे बहीण भाऊ। आपल्या सगळ्यांना नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आजच्या व्याख्यानमालेचे वक्ते राजदीप राठोड सर यांचा परिचय करून देतील।
बहार नेचर फाउंडेशनचे सचिव दिलीप पिळखडे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या वक्त्यांचा परिचय करून द्यावा. पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून स्वागत. पक्षी सप्ताहाचा आजचा 7वा दिवस. या 7व्या दिवसाचं पुष्प गुंफायला आपल्या समोर आहेत राजदीप राठोड, एक सुप्रसिद्ध वन्यजीव छायाचित्रकार. यांचं शिक्षण MA मास कम्युनिकेशन मध्ये तथा MPhil यांची बदलती कॅमेरा तकनीक एवं समाचार दृश्यांकन या विषयामध्ये त्यांचा तो शोध होता. त्यानंतर त्यांचा जो डिप्लोमा आहे तो फोटोग्राफी मध्ये त्यांनी डिप्लोमा केलेला आहे. त्याचसोबत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं फिल्म प्रोडक्शन मध्ये देखील त्यांनी डिप्लोमा केलेला आहे. राज्यसभेमध्ये कॅमेरा आवाज येतोय ना माझा? आवाज आ रहा मेरा? यस. विशेष ओळख म्हणजे राज्यसभेमध्ये 4 वर्ष त्यांनी कॅमेरामन म्हणून जबाबदारी सांभाळलेली आहे. मित्रांनो, त्यांच्या अनेक छायाचित्राला त्यानंतर त्यांनी केलेल्या डॉक्युमेंटरीला राज्यस्तरीय त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय स्तरीय देखील पुरस्कार मिळालेले आहेत. आपण आदरणीय मारुती चितमपल्ली सर आणि डॉक्टर सलीम अली यांच्या जन्मदिनाप्रित्यर्थ हा पक्षी सप्ताह साजरा करत आहोत. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की आदरणीय मारुती चितमपल्ली सर येथील वर्धा येथील हिंदी विश्वविद्यापीठामध्ये जवळजवळ 3 ते 3.5 वर्ष राहिले. या 3.5 वर्षाच्या काळामध्ये आजचे जे आपले वक्ते आहेत राजदीप राठोड यांना त्यांचा सहवास लाभला आणि त्यांनी त्यांच्या अनेक मुलाखतीचं रेकॉर्डिंग केलेलं आहे. तो एक महत्वाचा दस्तऐवज आपल्याला त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. त्यानंतर हा अतिशय कवी मनाचा कलावंत आणि उमदा माणूस आज आपल्या समोर एक वेगळा विषय घेऊन येत आहे, छायाचित्रणावर प्रकाश झोत. या अनुषंगाने त्यांनी अनेक कामं केलेली आहेत. याशिवाय बहारचे ते अतिशय सक्रिय सदस्य आहेत. जंगलामधील विभिन्न प्राण्यांचे छायाचित्रांकन, पक्ष्यांची आवड नव्हे त्यांचा अभ्यास, हे सगळे त्यांच्या अभ्यासाचे विषय आहेत. याशिवाय छायाचित्रणामध्ये त्यांची मास्टर की आहे. तर आपण आता ऐकूया राजदीप राठोड यांना. सभी को नमस्कार. बहार नेचर फाउंडेशन, पक्षी मित्र, निसर्ग अभ्यासक सर के साथी में मैं हिंदी में बोलूंगा. व्याख्यान होगा इस जो मैं हिंदी में बोलूंगा. वैसे मैं मूलतः मराठी, मुझे मराठी आती है मेरी, मगर अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलता हूँ, वो हिंदी ही मेरी भाषा है, तो मैं हिंदी में ही बोलना चाहूंगा, पसंद करूंगा. और आज का जो विषय है एक्सपोजिंग फोटोग्राफी, मेन इसी पर मैं बोलूंगा आज, क्योंकि इस पे और खास बात ये भी है कि आज वानखेड़े सर का हमारे जन्मदिन है. तो सबसे पहले उनको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ. और मैं दिन भर से सोच रहा था कि उनको बधाई दूं, तो इस माध्यम से मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा. हमारे प्रिय सर है और एक आदर्श के तौर पे मैं उनको मानता हूँ अपने जीवन में. तो सबसे मैं अभी शुरू करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. नजर आ रही है? ठीक है. तो मैं एक्सपोजिंग पर ही बोलना चाहूंगा. मेन सब्जेक्ट हमारा जो है, क्योंकि सब फोटोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई हिस्सा है तो वो एक्सपोजिंग है. क्योंकि अगर एक अच्छी एक्सपोजिंग नहीं होगी तो हम अच्छी पिक्चर नहीं क्लिक कर सकते. या तो पिक्चर बहुत डार्क हो जाएगी या फिर बहुत ब्राइट हो जाएगी. तो हम अगर फोटोग्राफी के इतिहास को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2 स्लाइड से ही, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका इतिहास बहुत लंबा है. और मैं कहता भी हूं कि हमारे इस पूरे सदी में, मतलब पूरे एक मानव सभ्यता के पूरे विकास में विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है. और विज्ञान ने तो हम आगे चलते हैं. तो
इस सभ्यता में हमें विज्ञान, हम देखते हैं कि विज्ञान का विकास जो है बहुत पहले से नहीं हुआ या फिर जैसे इस तरह से हुआ। खासकर तकनीकी विज्ञान तो हम उसे ही कहेंगे कि जब मानव ने पहली बार आग जलाने का प्रयत्न किया होगा, या फिर उसके बाद उसने कुछ सोचा होगा कि मुझे कुछ और चीजें औजार बनाने हैं, वो भी विज्ञान ही है। लेकिन हम तकनीक के तौर पे देखें कि रेडियो संदेश हो या संदेश जाना हो या प्रिंटिंग का विकास हो, छपाई का हो, तो इसी में धीरे धीरे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है चाइना के एक मोती करके एक व्यक्ति थे, साहित्यकार एक थे, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी सबसे पहले कि अगर एक अंधेरे कमरे में कहीं से अगर छेद है और वहां से कोई रोशनी अगर कमरे में आती है, तो वो अगर किसी और दीवार पर पड़ती है, तो वो जो प्रकाश पड़ता है उधर, तो वो एक इमेज क्रिएट करता है। तो ये थ्योरी जो है सबसे पहले चाइना से आई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इब्न अल हैतम जो है, उन्होंने इस थ्योरी को प्रैक्टिकल के रूप में अपनाया। उन्होंने क्या किया कि उस तरह एक कमरा बना के उस चीज को उन्होंने ट्रायल किया, उन्होंने इस तरह से प्रैक्टिकली किया। तो आप देख सकते हैं एक इमेज है यहाँ पे, जो मस्जिद की उल्टी इमेज एक पर्दे पे दिख रही है। तो वहां से उन्होंने पहली बार एक प्रैक्टिकली साबित किया कि हाँ, ऐसा होता है। किसी ने थ्योरी दी, किसी ने उसको पूरा किया। तो हम ये देखते हैं कि फोटोग्राफी में प्रकाश का सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि प्रकाश को ही हम कैप्चर करते हैं, और प्रकाश से ही अब जाके फिर अभी उसकी भी एक तकनीक है कि वो पहले एक फिल्म रोल पर आया या फिर एक प्लेट पर आया जिसमें काफी केमिकल लगा था। उसके बाद में फिर वो उसके लिए फिल्म रील बनाई गई जिसमें केमिकल था, वो एक्सपोज होता था उसके ऊपर, और आज वो सीसीडी के रूप में है। जो ये इसमें एक बड़ी मतलब बड़ा संघर्ष है कई लोगों का, कई लोगों ने इसमें काफी मेहनत की है। अगर हम लोग मतलब अगर हम बात करें फोटोग्राफी की लाइट की, मतलब प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश ही हम लोग एक्सपोज करते हैं हमारे कैमरे के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश जो है वो हमारे एक सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो जब जो भी चीजें प्रकाश मेरे पे पड़ रहा है, अभी फिलहाल जो लाइट मुझ पर आ रही है वो इंसिडेंट लाइट है जो मुझ पर पड़ रही है, और मुझ पर पड़कर जो लाइट जा रही है कैमरे में, जो वेब कैम है, कैमरा है, या जो भी हमारा कैमरा होता है, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। तो कोई लाइट हम पे रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में जाती है। तो वो जब जाती है तो आप देख रहे हैं कि एक कैमरे में लेंस लगा हुआ है। वो लेंस के पीछे में एक सेंसर होता है हमारे कैमरे में लगा हुआ। उस सेंसर पे वो जाके प्रकाश जो है, क्योंकि उसके बीच में एक शटर होता है, शटर खुलता है तब जाके हमें सेंसर दिखता है ये, तो उस पर वो जाकर छपता है। हम आगे जाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम काफी लंबा विषय हमारा है। अगर हम कैमरे के भाग को देखें तो हमें एक दो भागों में कैमरा हम देख सकते हैं। एक ऊपर का भाग है जिसमें हम लेंस देखते हैं, और नीचे वाला भाग है उसे हम बॉडी कहते हैं, कैमरा बॉडी जिस तरह कहते हैं। वो हर तरह की अलग अलग पैटर्न्स की या फिर अलग अलग सुविधाओं के साथ में बाजार आपको उपलब्ध करवाता है। उसमें कई सारी कंपनियां हैं जो आपको ये चीजें उपलब्ध कराती है, जिसकी प्राइस कम से लेके तो बहुत ज्यादा प्राइस होते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और डीएसएलआर जो लेंस होते हैं, कैमरे जो होते हैं, उसमें आपको ये फायदा होता है कि आपको एक ही लेंस और एक ही कैमरे को आपको नहीं संभालना है, या एक ही चीज नहीं अपना सकते। उसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लेंसेस को बदल सकते हैं, जिसमें वाइड एंगल लेंस हो, नॉर्मल लेंस हो, जूम लेंस हो, प्राइम लेंस हो, माइक्रो लेंस हो। तो जैसे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, आज का विषय भी हम लोग, क्योंकि हम सब लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने वाले लोग हैं, तो हमें हर समय के लिए एक अलग अलग लेंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं कि पक्षी जो होता है वो ये बात भी उठती है कि खासकर पक्षी मित्र या फिर सम्मेलन में उठती है कि फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो पक्षियों को बहुत तंग करते होंगे, जरूर करते होंगे, क्योंकि हर फील्ड में अच्छे लोग बुरे लोग होते हैं जो कुछ बिना सोचे समझे उस काम को करते हैं। तो उसके लिए काफी बड़ी बड़ी लेंसेज बनाई जाती है। तो वो लेंसेज हम जब अगर हमें कोई दूर की कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कैप्चर करना है तो हमें जूम लेंस चाहिए होता है,
जिसका mm जो होता है काफी 100, 400, 600, 800 तक वो होता है, जिससे आप छुप कर कहीं दूर से ही बिना पक्षी को तंग किए आप एक अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। अभी सेंसर की बात हमने की थी थोड़ी देर पहले। तो सेंसर की जैसे आप देख रहे हैं कि आप शुरुआत से लेफ्ट साइड से देखिए कि आपके एक सेंसर का साइज दिया है, उसे ऊपर फुल फ्रेम भी लिखा हुआ है। तो उसका साइज जो है 36 बाय 23 mm का है वो। उसके बाद करते 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 अगर हम अंत की ओर आते हैं तो मोबाइल जो आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस मोबाइल की सेंसर देखिए कितना छोटा होता है। तो कई बार अभी कई कंपनियां होती जो आपको गुमराह करती है कि देखिए कितना अच्छा पिक्चर है और सेंसर हमारे यहाँ 60 बहुत मेगापिक्सल पिक्चर क्लिक करता है, लेकिन वो जब अगर उसका सेंसर ही अगर इतना छोटा है तो कितनी अच्छी क्वालिटी का पिक्चर वो क्लिक कर पाएगा। तो ये बाजार एक आपको बेवकूफ बनाता है और हम लोग भी उसको मान लेते हैं कि हाँ हाँ आजकल मेरे मोबाइल में 64 MB का फोटो मतलब इसका फोटो आता है। तो इसके आगे हम जो अभी जाएंगे आगे, क्योंकि ये हर कैमरे में अलग अलग तरह के सेंसर लगे होते हैं जिनकी साइज अलग अलग होती है और उन्हीं साइज से उन कैमरों का प्राइस भी तय होता है। जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ही उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको जितनी सुविधाएं देंगे कंपनी वाले उतना ही वो कैमरा आपको महंगा भी करते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सपोजर पे। एक्सपोजर मतलब क्या? क्योंकि कई जगह मतलब जैसे अगर आप इंटरव्यू हो गए या फिर एग्जाम्स हो गई, या कई लोग कहते हैं कि आपका एक्सपोजर क्या है, तो कई बार लोग चौंक जाते हैं कि एक्सपोजर मतलब क्या। क्योंकि एक्सपोजर किसे हम कहेंगे, तो शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ, इन तीनों को मिलाकर जो कैलकुलेशन हमारे पास में आता है, मतलब इन तीनों का इस्तेमाल करने के बाद जो पिक्चर हमारे पास आती है उसे हम उसका एक्सपोजर कहेंगे। वो राइट एक्सपोजर है या गलत एक्सपोजर है हम उस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने पिक्चर क्लिक किया हो, वो गलत एक्सपोजर क्यों ना हो, लेकिन उसको जो मिली हुई पिक्चर है उसका एक एक्सपोजर तय हुआ है जो उस सेटिंग में तय किया गया है। अभी हम लोग अगर देखें कि एक स्टैंडर्ड एक्सपोजर हम कैसे तय करें कि ये पिक्चर का स्टैंडर्ड एक्सपोजर है, तो हर जो भी आपके पास अगर DSLR कैमरा है तो आप जब आप व्यू फाइंडर के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर एक मीटर होता है, उसे लाइट मीटर भी कहा जाता है। और पहले कई जमाने पहले ये लाइट मीटर अंदर नहीं था, तो हम लोग अलग से एक लाइट मीटर हमारे हाथ में होता था या फिर एक फोटोग्राफर के हाथ में होता था, और फिल्मों में भी आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसलिए कि कितनी लाइट है वहां पर, उस हिसाब से आप एक्सपोजिंग मीटर से अपना शटर स्पीड, अपर्चर तय करते थे और उससे फिर आप अपने पिक्चर को राइट एक्सपोज करते थे। आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड की पिक्चर जो है उसमें -2 पे एक डॉट है लाल रंग का। तो देखिए कि वो पिक्चर थोड़ी डार्क हो गई है। ये एक ही पिक्चर है जिसको 3 भागों में बांट दिया गया है, तो देख सकते हैं वो डार्क हो गया है। और जो राइट साइड में है वो +2 के नीचे में है, मतलब इसका ये है कि ये ओवर एक्सपोज हो गया। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारा डॉट है वो हमारे सेंटर में आए, इसका ध्यान रखना है। ये सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका है फोटोग्राफी करने का, क्योंकि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हम लोग हमेशा आउटडोर करते हैं, बाहर करते हैं और सूरज की रोशनी में करते हैं। तो उस समय हम बहुत ही आसानी से पहला ही पिक्चर परफेक्ट हम क्लिक कर सकते हैं इसके माध्यम से। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें 4-5 पिक्चर क्लिक करना होगा तब जाके हाँ अब राइट एक्सपोजर आ गया, इतना समय नहीं होता है। क्योंकि अगर आप जैसे ही किसी डैम पर या किसी जगह पहुंचते हैं या कोई बर्ड आपके सामने आता है और आपका इतना समय नहीं होता है, 2-3 सेकंड का समय होता है, तो उसमें आपको इसी मीटर का उपयोग करना है, अपने व्यू फाइंडर से देखकर, अंदर से देखकर, ये नीचे में आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। नहीं तो आपके आजकल कई कैमरे जो महंगे कैमरे होते हैं उसके स्क्रीन के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैं वापस जा रहा हूं, आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ऑरेंज रंग का पोर्शन जो है, इसमें देखिए यहाँ पर वो मीटर दिया हुआ है, तो आप इससे भी तय कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान होता है कि व्यू फाइंडर में जब आप देखते हैं किसी इमेज को, तभी आप उसको अंदर की ओर देखिए ताकि वो सही एक्सपोजर आपका वहां से मिल जाएगा। अब उसको हम एडजस्ट कैसे करें, उसको हम लोग बराबर कैसे लाए, तो सर आप देखिए शटर स्पीड को कंट्रोल करके और अपर्चर को कंट्रोल करके आप उसको
सही राइट एक्सपोजर तय कर सकते हैं। मतलब राइट एकदम कलर, मतलब जो लाइट है आपकी इसमें उतनी ही जाए। अभी ये 3 चीज बहुत जरूरी है। मैं हमेशा हर जगह कहता हूं, यहां भी कहूंगा कि एक फोटोग्राफर से अच्छा एक कार का ड्राइवर होता है। जितने लोग ड्राइविंग कर रहे हैं आज सड़कों पे, वो एक फोटोग्राफर से अच्छा काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो सीख कर ही गाड़ी में बैठता है। कोई अनसीखा आदमी ड्राइविंग नहीं करता है, मतलब वो सीखने के लिए करता है, लेकिन वो अगर उसे रोज चलना है तो वो सीखने के बाद ही बैठता है। उसे क्लच पता होता है और ब्रेक पता होता है और कब गियर डालना है पता होता है। तो उसी तरह शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ ये कैमरे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसने अगर ये चीज, तीनों चीज अगर जो जानता है, तो वो एक अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शटर स्पीड पे। शटर स्पीड आप देख रहे हैं कि जो उल्टे हाथ पर जो है स्लो शटर स्पीड, और बीच में जो है वो नॉर्मल शटर स्पीड, और फास्ट शटर स्पीड मतलब जो आप देख रहे हैं कि एक तरह की भिंगरी है जो रुकी हुई है। वो भिंगरी घूम रही थी लेकिन वो रुकी हुई है। तो यही काम शटर स्पीड का है। जब भी कोई मूवमेंट वाली ये है शटर, एक मतलब मूवमेंट वाली कोई आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई बर्ड है या फिर कोई स्पोर्ट्स, कोई खेल खेल रहा है या फिर कोई गाड़ी जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि सीधे हाथ में कि अगर आपको, अगर आप आपकी शटर स्पीड अगर 2 रखते हैं तो आपकी इमेज ब्लरी हो जाएगी, वो क्लियर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप अपने शटर स्पीड को बढ़ाते हैं, उसको 4, 8, 30, 60, 125, 220, 250 करते हैं, तो आपकी इमेज स्टेबल होना शुरू होती है। मतलब कि आप अगर जो पिक्चर जो झट से मूवमेंट कर रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं, उसको आप फ्रीज कर सकते हैं। उसी तरह लेफ्ट साइड में देखिए एक बर्ड है, हमिंग बर्ड, उसका भी देखिए फास्ट शटर स्पीड में उसके पंख आप देख पा रहे हैं, मीडियम में थोड़े ब्लरी हो गए हैं और स्लो में बिल्कुल नहीं है। वो बर्ड भी नहीं आएगा। इसमें तो पिक्चर में दिखाया गया कि बर्ड दिख रहा है, पंख नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बर्ड भी नहीं आएगा। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि शटर स्पीड हमेशा फास्ट रखना ही बेटर ऑप्शन है। क्योंकि शटर स्पीड से आप कोई चीज को जब ब्लरी करते हैं तो आप पिक्चर को और बेहतर भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये एक झूला है, अगर इसको हाई शटर स्पीड पे अगर हम क्लिक करते तो ये रुका हुआ था, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। या आप देखते हैं कि सड़कों पे जो गाड़ियां चलती है, तो कई लोग एक नाइट फोटोग्राफी करते हैं जिस पे रास्ते पे चलने वाली गाड़ियों के सिर्फ केवल टेल लाइट्स लाल कलर की लाइट्स दिखती है। वो सुंदर दिखता है दिखने में। तो जरूरी नहीं कि हर बार वो इमेज अच्छी लगे। जैसे ये इमेज है, ये हाई शटर स्पीड पर क्लिक की गई है। इसमें एक लड़का जो है, लड़की जो है लड़के पे पानी फेंक रही है। ये एक बहुत सेकंड का एक मूवमेंट है, लेकिन हमने हाई स्पीड शटर स्पीड रखी है जिस कारण से ये पानी की बूंदे तक रुक गई है। शटर स्पीड बढ़ाने से आपकी एक समस्या तो हल होती है कि कोई गति वाली कोई भी वस्तु है या कोई आपका सब्जेक्ट है, वो तो थम जाता है। पर जैसे ही आप शटर स्पीड को बढ़ाते हैं, उसी तरह आप अपने कैमरे के अंदर प्रकाश को भी कम करते हैं। मतलब शटर स्पीड का काम प्रकाश को नियंत्रित करना भी है। अगर वो बहुत देर खुला है तो बहुत प्रकाश अंदर आपके इमेज पे, सेंसर पे आएगा। और अगर वो मान लीजिए कि बहुत देर तक नहीं, बहुत कम सेकंड में खुला है, तो वो जल्द से ही ये हो जाएगा। उसी तरह इमेज भी आपकी डार्क होती जाएगी। अगर आपका शटर स्पीड हाई हो रहा है तो आपकी इमेज भी डार्क हो रही है। इसके बाद में हम जाएंगे ब्लर इमेज पे। ब्लर फंक्शन एक है। अभी एक पिक्चर है जिसमें एक हेलीकॉप्टर है जो एक खिलौना है, और उसकी शटर स्पीड जो है वो 1200 1250 के आसपास है। तो आप देख रहे हैं कि उसके पंख, जो उसके ब्लेड्स है, वो थोड़े से ब्लरी हो गए हैं। मतलब इसका मतलब ये है इस पिक्चर में कि वो ब्लेड्स घूम रही है। ठीक है। और अगली पिक्चर हम देखते हैं तो वो ब्लेड रुकी हुई है, लेकिन हमने क्या किया, उसकी शटर स्पीड को और बढ़ा दिया।
तो हमने क्या किया, उसको रोक दिया। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपका मूवेबल है, आपको दिखाना है कि नहीं ये मूव कर रहा है, हो सकता है कि ये इस इमेज में लोग समझे कि एक हेलीपैड जो है छोटा सा वो रखा हुआ है, लेकिन असलियत में वो घूम रहा है। तो कभी कभी इस इमेज को भी हम लोग राइट इमेज भी कह सकते हैं। जैसे ये एक बर्ड है, तो ये फ्लाई कर रहा है, तो ये इतना फ्लाई कर रहा है, एक सेकेंड में वो क्रॉस कर देगा, लेकिन उसकी शटर स्पीड मैंने हाई रखी, तो जिस कारण से मैं इसको फ्रीज कर पाया। और इस समय फ्रीज करना ही इसका मेन पॉइंट था, इसको ब्लरी मुझे नहीं करना था। नेक्स्ट इमेज है कि एक झरना है जिसका पानी गिर रहा है, इसमें भी शटर स्पीड मैंने हाई रखी है, लेकिन इस इमेज से अच्छी मुझे ये इमेज लगती है, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, उसमें हमने पानी को रोक दिया है, लेकिन पानी का काम रुकना नहीं है, नदी का काम रुकना नहीं है, वो बहते रहना है। और हर पिक्चर एक स्टोरी कहता है, मतलब एक कहानी कहता है, तो उसकी कहानी यही है। एक नदी कहानी क्या हो सकती है, नदी कहानी ये हो सकती है कि वो बह रही है, तो उसको अगर हमें दिखाना हो तो हमें उस फोटोग्राफ मतलब उसको ब्लरी करना होगा, मतलब हमें शटर स्पीड कम रखनी होगी, जिससे आप देख सकते हैं कि जो रुका हुआ पानी है वो बहते हुए नजर आ रहा है, वो हल्का सा ब्लरी हो गया है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किस समय हमें क्या दिखाना है, उस हिसाब से हम शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। सेम फोटो इस तरह है कि जैसे कोई बाइक से जा रहा है और पीछे का बैकग्राउंड भी मूव कर रहा है, गाड़ी भी मूव कर रही है, कार भी मूव कर रही है, तो हमें ये दिखाना है कि नहीं ये गति से चल रहा है, इसमें गति है, ये रुका हुआ नहीं है। अगर सब कुछ रुका होता तो पिक्चर इतना अच्छा नहीं होता। तो हमें शटर स्पीड को से ये जानना है कि कोई पिक्चर को हमें कहाँ मतलब उसे मूवमेंट देना है और कहाँ पर फ्रीज करना है, वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से शटर स्पीड को कम करने से और बढ़ाने से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेम पिक्चर यही है कि जिसमें कुछ जो लोग बैठे हैं वो ब्लरी नहीं है, लेकिन जो पीछे है वो देखिए वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो ब्लर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर शटर स्पीड कम है। लेकिन शटर स्पीड कम इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर लाइट बहुत कम है, यहाँ अपर्चर भी कम कर दिया गया होगा और आईएसओ भी खोल दिया गया होगा, लेकिन शटर स्पीड जो है वो हमें और कम करनी पड़ी, जिस कारण से फोटो ब्लर हो गया। अगले हम लोग आएंगे अपर्चर पे। अपर्चर जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तीसरा पार्ट है हमारे कैमरे में, जिसको हम इससे हम जानेंगे। अब आप देखिए कि आपके कैमरे के आगे जो लेंस लगा हुआ है, उस लेंस में एक अपर्चर होता है, मतलब जो अपर्चर जो हम कंट्रोल करते हैं वो लेंस के अंदर होता है, बीच में होता है, ना कि बॉडी में होता है। हम बॉडी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पहले के लेंसेस में हम लेंसेस में ही वो अपर्चर कंट्रोल करने की एक रिंग आती थी, जो आजकल नहीं आती। आजकल जो डिजिटल कैमरा आने के कारण क्या हुआ कि वो हम बॉडी के फंक्शन से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पहली पिक्चर जो है लेफ्ट साइड में, उसका f जो है वो 2.0 है, और हम जो आखिरी देख रहे हैं वो f22 है। मतलब ये है कि अगर हम लोग कम नंबर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अपर्चर ज्यादा खुला रहेगा, और जैसे हम नंबर को बढ़ाते जाएंगे उसी तरह हमारा जो वो होल है वो छोटा होते जाएगा। इसमें कंफ्यूजन होता है कि कम नंबर तो छोटा होल क्यों नहीं, ये कंफ्यूजन इसमें कई बार होता है लोगों को। लेकिन इसमें इस तरह ही है कि ये उल्टा काम करता है, इसका नंबर छोटा है लेकिन ये खुला बहुत ज्यादा है, जिसमें ज्यादा रोशनी जा रही है, और जितना छोटा इसमें होल है उतना ही इसका नंबर बड़ा है। अब हम शटर स्पीड को हमने देखा, शटर स्पीड से कंट्रोल से शटर स्पीड बढ़ाने से हमारी लाइट भी हमारे कैमरे में कम आती है। उसी तरह अगर हम अपर्चर को भी अगर हम कम खुला रखते हैं, मतलब ज्यादा नंबर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे कैमरे में लाइट कम होती है, मतलब शटर स्पीड से भी लाइट कम हो रही है और अपर्चर से भी लाइट कम हो रही है। और इन दोनों के इस्तेमाल से हम शटर मतलब अपर्चर के और शटर स्पीड के दोनों के तालमेल से हम लोग लाइट को हमारे कैमरे के सेंसर पे एक्सपोज कर सकते हैं। लेकिन हमें इसे तय करना होगा कि कितना लाइट हमें देना है, कितना नहीं देना है। अपर्चर का ही दूसरा हिस्सा और एक है
जिस तरह शटर स्पीड का था कि शटर स्पीड बढ़ाने से लाइट भी कम हो रही है, लेकिन आपकी पिक्चर फ्रीज हो रही है, ठीक है। उसी तरह अपर्चर को जब हम लोग बड़ा खोल रहे हैं, मतलब पहला जो आप देख रहे हैं 2.0 वाला, तो ये एक स्केल है जिसको आप देखिए कि 4 से 6 नंबर जो बीच का नंबर है, मतलब 4, 5, 6, 5 का जो नंबर है वहां केवल उसने फोकस किया हुआ है, मतलब पूरी स्केल फोकस में नहीं है। मतलब कम नंबर इस्तेमाल करने से लाइट तो हमारे कैमरे में ज्यादा एंटर कर रही है, लेकिन हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड जो है, मतलब फोकस पॉइंट, मतलब हमारे सब्जेक्ट के आगे का हिस्सा और सब्जेक्ट के पीछे का हिस्सा, इसे हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। ये भी सवाल आता है कई बार कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है आपके इस पिक्चर में, ठीक है। तो हम अपर्चर के माध्यम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड को। अब देखिए कि अपर्चर को मैंने बढ़ा दिया, वो f16 कर दिया, तो अब देखिए 4, 5, 6, 7 हमारा जो एरिया है डेप्थ ऑफ फील्ड का वो बढ़ गया है। वो एरिया बढ़ने से क्या हुआ कि हम ये समझ सकते हैं कि अपर्चर के कम करने से, अपर्चर के बढ़ाने से हम ज्यादा चीजें अपने कैमरे में फोकस कर सकते हैं। अगर मुझे कोई पिक्चर, पहले मैं इस पर बोलूंगा कि जो कम ये अपर्चर जो लिया हमने उस पर बोलूंगा कि ये पिक्चर है, कि ये पिक्चर मैंने क्लिक किया तो इसका जो एफ है वो कम है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मेरा क्लियर है, उसका बैकग्राउंड देखिए वो ब्लर है, उसके फ्रंट जितना एरिया है वो ब्लर है, जिससे क्या हुआ मेरा सब्जेक्ट अच्छी तरह दिख रहा है, मतलब एकदम क्लियर है। और इसका और एक तरीका भी होता है कि जब आप कोई बर्ड को क्लिक करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके आई लेवल पर आकर आप क्लिक करें, उसको खड़े होकर क्लिक ना करें, उसको अपने आई लेवल से जब आप कोई किसी भी इसको क्लिक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड जो है वो आपका दूर हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपका आपने जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो आपने तय की है अपने अपर्चर कम करके, आपको एक अच्छी इमेज आपको मिलती है। ये इमेज भी इस तरह ही है कि इसमें भी देखिए कम है, ये इमेज भी उस तरह ही है, लेकिन इसको जैसे मैंने क्लोज किया है तो वो तो नॉर्मली हम लोग किसी भी जूम लेंस से जब कोई क्लोज करेंगे और उसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाएगा तो वो ब्लरी करता है बैकग्राउंड को। लेकिन अगर मान लीजिए इस और फोटोग्राफी में क्या है कि बैकग्राउंड सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि हम लोग केवल सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर पिक्चर क्लिक कर ले तो नहीं चलेगा, आपको एक अच्छा बैकग्राउंड बनाना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ब्राइट है तो आपको एक डार्क बैकग्राउंड तय करना होगा, आपके पीछे आपको अपनी जगह से हिलना होगा, क्योंकि बर्ड तो नहीं हिलेगा, आपको मूवमेंट करना होगा दाएं या बाएं, और आप एक अच्छा बैकग्राउंड तय करें अपने पिक्चर का। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग चलो दिखा बर्ड क्लिक कर लिया, नहीं, हमें एक अच्छी इमेज क्लिक करने के लिए, अच्छा डिटेल लाने के लिए हमें उस चीज को, बैकग्राउंड को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये इमेज है, इस इमेज में बहुत तो ब्लर नहीं है क्योंकि बहुत कुछ चीजें दिख रही है, पानी है, उसके आगे डक भी, एक पक्षी भी है, पीछे ही पक्षी है, और मुझे पूरा इन्वायरमेंट दिखाना है कि कहाँ पर ये है। तो मैंने इसका एफ जो है ज्यादा रखा है, क्योंकि मुझे केवल मुझे वो जो पानी पीता हुआ जो स्पॉटेड डियर है, मुझे उसको नहीं दिखाना है, मुझे वो परिसर भी दिखाना है कि वो कहाँ है, वो एक जू में है या फिर जंगल में है। तो उसके लिए मैंने इसका एफ थोड़ा ज्यादा रखा है, बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है। कुछ चीजें जो फोकस में नहीं है, जो पेड़ की टहनियां जो है वो बहुत पास थी मेरे, इसलिए वो उसको उसने डिफोकस कर दिया। अभी इससे हम समझेंगे कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है। आप देखिए कि सबसे पहले एक डॉल रखी है जो केवल वही फोकस में है, बाकी सब डिफोकस में है। तो आप देखते हैं कि 2.8 जो है इसका अपर्चर 2.8 हमने तय किया है, जिस कारण से केवल एक व्यक्ति, अगर हम कोई ग्रुप फोटो निकालते हैं नॉर्मली, अगर उसमें कुछ ग्रुप फोटो में आगे पीछे लोग खड़े हैं और अगर हमने कम एफ रख दिया तो क्या होगा कि हमारे ग्रुप फोटो में से केवल शायद 2-3 लोग ही क्लियर फोकस में होंगे और आगे वाले और पीछे वाले फोकस में नहीं होंगे। तो हमें करना क्या है, हमें ज्यादा नंबर रखना है। हमें जब भी कोई हम ग्रुप फोटो निकालते हैं कहीं पर भी, या फिर हमें कोई लैंडस्केप निकालना हो बड़ा, तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग
एक लैंडस्केप क्लिक कर रहे हैं जिसमें एक नदी भी हो सकती है, उसके पीछे एक पहाड़ भी है, फिर आसमान भी है और फोरग्राउंड में कुछ और चीजें भी हो सकती है। तो इन सबको क्लियर मतलब फोकस में रखना है, मतलब सबको शार्प क्लियर रखना है, तो हमें ऐप को बढ़ाना है। ठीक है, आप दो इमेज देखिए, एक में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है और एक डीप डेप्थ ऑफ फील्ड है। तो आप देख सकते हैं कि पहले इमेज में केवल पहला व्यक्ति जो खड़ा है वही फोकस में है, बाकी फोकस में नहीं है। इसमें सभी लोग फोकस में है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अपर्चर जो है वो हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड को भी मैनेज करता है। लाइट तो एक सोर्स है कि लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपर्चर से, लेकिन हमारे पिक्चर को फोकस और डिफोकस करने के लिए भी काम आता है। ये सेम इमेज है कि जिसमें हमारा एफ बढ़ते गया तो नंबर उस तरह बैकग्राउंड भी ब्लर है और हमारा सब्जेक्ट भी ब्लर है, दोनों लास्ट ऊपर की इमेज दिखती है। तो ये एक पिक्चर है जिसमें ये किसी से ली है मैंने नेट से, मैं तो लद्दाख कभी गया नहीं, लेकिन एक पिक्चर क्लिक की गई है जिसमें पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है बुद्धिज्म के इसको लेकर। तो वो क्लियर है, लेकिन पीछे देख ऊपर उनका जो मंदिर या क्या कहेंगे उसे हम, धर्मशाला जो कहेंगे, वो जो है वो फोकस में नहीं है। और अभी इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में वो भी फोकस है, वो भी फोकस है, दोनों क्लियर दिख रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ हमारे एफ नंबर से। जब हम लोग ऑटो कैमरा इस्तेमाल करते हैं, ऑटो मतलब कई इसमें आजकल ऑटो कैमरे अच्छे आ गए हैं, तो कैमरे को नहीं पता कि आपको क्या क्लिक करना है, आपको पत्थर फोकस में रखने हैं या पीछे का बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो ये आपको मैन्युअली करना है, आपको मैन्युअली ही ये अच्छा एक्सपोजिंग मिल सकता है। इसके बाद ये पिक्चर है जो जिसमें पानी भी फोकस में है, वो बिल्डिंग भी फोकस में है। तो ये भी हमने एक बड़ा नंबर रखने के कारण ये हमको मिलता है। मतलब यही है कि अपर्चर को जितना बड़ा रखेंगे उतना ही सब्जेक्ट आपका पूरा फोकस में होगा, जितना आप कम रखेंगे उतना ही आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगा, मतलब उसके पीछे और आगे का एरिया बहुत कम फोकस होगा, बाकी सब डिफोकस हो जाएगा। अब एक तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि आईएसओ। आईएसओ जो है ये एक लास्ट ऑप्शन होता है आपके फोटोग्राफी में। मतलब अपर्चर और शटर स्पीड के बाद में दोनों का काम यही है कि लाइट कंट्रोल करना। आईएसओ का काम तब हमें जरूरत पड़ती है जब लो लाइट हो, मतलब दिन के 12 बजे हमें जरूरत कभी नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन शाम के समय 6 बजे के बाद अगर कोई पिक्चर आपको मिल रहा है और आपको क्लिक करना है, या फिर तारों का पिक्चर है वो क्लिक करना है, तो आपको उस समय क्या करना होगा, आपको आईएसओ मदद करेगा। क्योंकि आईएसओ क्या करता है कि आपके पिक्चर में एक लाइट ये इंटर करता है, जिसमें अगर हम समझे पहले के जमाने में एक फिल्म जो रोल मिलती थी उसमें भी आईएसओ होते थे। मतलब अगर हम जब काम करते थे कभी कहीं मुंबई वगैरह में, तो कहते थे कि आज रात में शूट है तो हमें अलग रोल चाहिए, और दिन है तो अलग रोल चाहिए। क्योंकि फिल्में भी जो शूट होती है सिनेमा में जो होता है उसमें भी अलग अलग आईएसओ की फिल्में आती है। रात में शूट करने के लिए अलग फिल्म आती है और दिन में शूट करने के लिए अलग फिल्म आती है। स्टूडियो के अंदर हम जब शूट करते थे तब अलग फिल्म होती थी और बाहर की एक्सपोजिंग के लिए अलग फिल्म होती थी। तो इसमें आईएसओ पहले से ही लिखा होता था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास कि आपने 100 वाली आईएसओ वाली फिल्म ले ली और वो आप स्टूडियो के अंदर शूट कर रहे हैं या फिर किसी रात के समय शूट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप एक्सपोजिंग कहाँ करने वाले हैं, रात में या दिन में। लेकिन जैसे ही तकनीक बदली तो हम देखते हैं कि आईएसओ हमारे डिजिटल फॉर्म में आया और हमारे कैमरों के अंदर सेटिंग्स में इसका आना चालू हुआ, और इसको हम लोग हमारे कैमरे के सेटिंग में जाकर, हर कैमरे में निकॉन, कैनन जो भी सोनी कैमरे हैं, इसमें हम इसको सेट कर सकते हैं। हम ऑटो भी सेट करके रख सकते हैं, जैसे 400, 1600 इसके ऊपर आईएसओ ना जाए तो तुमने ऑटो सेट करके छोड़ दिया उसे, तो वो ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर लेता है कई बार। आईएसओ का भी अब यही है कि आईएसओ कम नंबर का है और ज्यादा नंबर का जब बढ़ता है तो इसमें अगर एक सुविधा आ रही है तो एक दुविधा भी आ रही है। दुविधा ये है कि जैसे आप 100 आपकी शटर स्पीड है, आईएसओ है, तो आपका पिक्चर अच्छा आएगा। नॉर्मली अगर आप जब भी कोई एक्सपोजिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका आईएसओ सबसे कम हो, ज्यादा ना हो, क्योंकि उसमें डॉटिंग आना शुरू होती है। डॉटिंग मतलब अगर आपको एक इमेज दिखा रहा हूं मैं, ये 100 आईएसओ पे क्लिक की गई है, और अगर मैं जैसे ही अपने आईएसओ को बढ़ाता हूं
तो क्या होता है, मेरे पिक्चर खराब होना शुरू हो जाती है, उसमें ढेर सारे डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आईएसओ के इस्तेमाल करने से लाइट तो हमारे कैमरे में आ रही है, लेकिन साथ ही हमारे आईएसओ से हमारी पिक्चर भी खराब हो रही है। आप देख सकते हैं पिक्चर पूरी तरह खराब हो गई है। अगर हम दिन में कभी हम सेटिंग भूल गए और हम लोग कहीं रात में शूट कर रहे हैं और सुबह हम चले गए किसी डैम पे, और हम लोग जाने के बाद अगर हमको अचानक ध्यान नहीं रहा आईएसओ के ऊपर और हम लोग पिक्चर क्लिक करे जा रहे, कोई मूवमेंट है, और बाद में हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर में दिन के 12 या फिर 11 बजे भी जो बहुत लाइट ज्यादा होती है, तब भी हमारी इमेज इस तरह खराब मिलती है। तो बहुत जरूरी है कि आईएसओ पे आप ध्यान रखें, आईएसओ कम से कम इस्तेमाल करें। अगर करना है तो 1600 तक जाइए, 3200 तक जाइए, उसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि कंपनियां देती है, लेकिन हमें सही इस्तेमाल करना है आईएसओ, बहुत इस्तेमाल नहीं करना है। ये कैलकुलेशन है तीनों का कि जैसे मैं ऐप को 1.4 रखता हूँ और 1000 की स्पीड रखता हूँ, 50 रखता हूँ, तो मेरी पिक्चर सारी अच्छी है। उसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर में मेरा बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, नीचे में है कि मैं स्टॉप हूँ, और लास्ट में देखिए 50 में मेरी पिक्चर अच्छी है। उसी तरह आईएसओ में नीचे में आते हैं तो मेरी पिक्चर भी खराब हो रही है। शटर स्पीड अगर लो करता हूँ तो मेरी इमेज भी ब्लर हो रही है, और अगर मैं अपर्चर को इधर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों फोकस में है। तो ये तीनों का कैलकुलेशन ही राइट एक्सपोजिंग को मदद करता है। मतलब ये तीनों को अगर आप जान गए कि इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदा और क्या नुकसान आपके इमेज पे आ सकता है, तो आप एक अच्छी पिक्चर क्लिक करने के लिए तैयार हो। अभी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि अगर हम लोग कहीं बाहर है, मतलब किसी डैम पर या फिर किसी नदी कहीं पर जंगल में है, और हमारे पास समय नहीं है कि हम लोग कोई पिक्चर जल्दी क्लिक करें, एकदम तुरंत क्लिक करना है, और हमारे पास सेटिंग के लिए समय नहीं है, तो हमारे कैमरा मोड में कहीं ना कहीं एक फंक्शन दिए होते हैं जिसे हम लोग अपर्चर और शटर स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको महत्व दे सकते हैं। या तो हम अपर्चर को एक तय कर दें कि हमें मुझे अभी इस पिक्चर, मान लो कोई डक है, डक पानी में कुछ खा रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, तो मुझे एक जगह मिल चुकी है छुपने के लिए, वो डक भी आराम से कुछ खा रहे हैं और मैं भी एक जगह बैठा हूँ, और वो उड़ने वाला नहीं है, तो मुझे ढेर सारा समय मिलता है। तो उस समय मैं अपने अपर्चर को वैल्यू दे सकता हूँ, और अपर्चर मोड पर अपने कैमरे के डायल को लाकर, अभी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में ऑटो पे ये सेट है, मैं ए फंक्शन जो है, जो निकॉन में इस्तेमाल किया जाता है ए, और उसी तरह कैनन में उसको एवी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको मैं उस पे लाकर सेट कर दूं, तो क्या होगा कि मैंने अपने अपर्चर को अपने हिसाब से सेट कर लिया, अपर्चर कम कर दिया, जिससे ये हुआ कि मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड मुझे कम मिली, जिससे मुझे अच्छे पिक्चर मिलेंगे, मेरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई फास्ट मूवमेंट हो सकती है, मुझे लगता है कि नहीं अभी थोड़े देर में उसे कोई मछली मिलने वाली है और कोई एक्शन हो सकता है तुरंत, बहुत फास्ट, तो मुझे क्या करना है, अपने को कैनन जो इस्तेमाल करते हैं वो टीवी पे जाएंगे, और जो निकॉन इस्तेमाल करते हैं वो एस पे जाएंगे, मतलब शटर को इंपॉर्टेंट देके। इस मोड, शटर मोड पे अगर आप निकॉन वाले यूज करें और कैनन वाले टीवी मोड पे कर दें, तो आप अभी यहाँ पर शटर स्पीड को आप खुद कंट्रोल करेंगे, और अपर्चर और आईएसओ जो है वो कैमरा करेगा। उसमें भी आप सेट कर दीजिए कि इसके ऊपर मतलब 1600 के ऊपर वो कैमरा ऑटो आईएसओ ना जाए, तो वो अपनी शटर स्पीड अपर्चर खुद कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड ब्लरी करना है, तो आपको अपर्चर को इसमें जाइए, डायल में जाइए, और अगर आपको फास्ट मूवमेंट कोई है, एक्शन कैच करना है, तो आप कैनन में टीवी फंक्शन पे जाइए, और कैनन इसमें शटर पे जाइए। सेम पिक्चर है कि उसमें अलग अलग बताया गया है निकॉन और इसमें। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फोटोग्राफी में, लाइट को अगर हम देखें, क्योंकि हमारा जो कैमरा है उसमें कुछ मोड्स होते हैं, मीटरिंग्स होते हैं, जिसमें हमारे कैमरे के अंदर जो सेंसर लगा होता है छोटा सा, वो एक लाइट जब अपने शटर को थोड़ा सा दबाते हैं, बटन को, शटर रिलीज बटन को, तो एक लाइट जाती है, सब्जेक्ट पे पड़ती है, वहां से वो तुरंत हमारे कैमरे को वापस वो रिप्लाई करता है और एक मीटरिंग देता है वो। तो हमें किस जगह की लाइट को मीटरिंग करना है, आप देखिए कि मैट्रिक्स मीटरिंग जो है निकॉन में कहते हैं,
तो उसमें देखिए कि आपका जितना इमेज है उसमें कई सारा पोर्शन जो है मतलब 100% के आसपास पोर्शन जो है वो लाइट को सेंसर मतलब चेक करता है कि यहाँ कितनी लाइट है, लेफ्ट साइड में कितनी लाइट है, उनका उसका कैलकुलेशन कर कर वो आपको भेजता है। ठीक है, उसी तरह नीचे आते हैं, एक फंक्शन है, तो उसमें ये होता है कि वो 80% का एरिया लेता है। जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं वो 80% का 70, 60, 80% का वो है ना एरिया लेता है सेंटर का। मतलब सेंटर में जो आप एक्सपोजिंग लाइट आपको मिल रही है उसका वो मीटरिंग देता है आपको। ठीक है, और उसके बाद में सबसे लास्ट है स्पॉट मीटरिंग। स्पॉट मीटरिंग जो है वो आपको, अगर वो बिल्कुल सेंटर में, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी आंख के नीचे यहाँ पर जो मतलब पूरा डार्क है और केवल चेहरा ही उसका ब्राइट, एक लाइट पड़ी है उसके ऊपर, तो वो यहाँ की मीटरिंग करेगा आपके बिल्कुल यहाँ पे और आपको राइट मीटरिंग देगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लीजिए आप मैट्रिक्स वाला कर रहे हैं तो वो सब कुछ कैप्चर लाइट देख रहा है, मतलब वो डार्क भी देख रहा है, वो ब्राइट वाला हिस्सा भी देख रहा है, तो कंफ्यूजन होगा। तो हमें ये तय करना है कि किस समय क्या लाइट कंडीशन है, उस तरह हमको लाइट मीटर अपना तय करना है। क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि अगर एक्शन वाला कोई पिक्चर है तो जाहिर है कि जब आप कैमरा पकड़े हैं तो वो यही नहीं रहेगा, एक्शन करेगा तो मूवमेंट करेगा वो। तो यहाँ जो मीटर अभी उसको लाइट मिला है तो वहां शायद बदल सकता है, तो आपको मैट्रिक्स ही आपको इस्तेमाल करना है उस समय एक्शन वाले में। और अगर आप एक जगह कोई है जो डक कुछ खा रहा है तो आप उसको स्पॉट मीटरिंग करके भी आप सही एक्सपोजिंग ला सकते हैं। अगला है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कैमरे को नहीं पता कि जो बाहर जो पिक्चर वो देख रहा है या फिर जो लाइट उसके अंदर आ रही है उसकी सही कलर क्या है उसका। तो वाइट बैलेंस को हम लोग 3 भागों में देख सकते हैं, कूल, नेचुरल और वार्म। ये 3 भागों में हम देखते हैं तो वो इस तरह है। कूल मतलब नीला कलर आता है, नेचुरल मतलब जो नेचुरल हम अभी आंखों से देख रहे हैं कलर्स, वार्म कलर मतलब येलो कलर, बहुत उसमें थोड़ा सा ऑरेंज ज्यादा होता है। तो ये कलर जो हम अपने वाइट बैलेंस के माध्यम से हम इसको अपने इमेज को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कोई पिक्चर क्लिक करना है, सूरज ढल रहा है, एक कोई पक्षी है जो पंछी है जो उस पे बैठा हुआ है और मुझे पूरा ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड चाहिए। तो मुझे उसको वार्म कलर करने के लिए मुझे उसको, हम उसे केल्विन भी कहते हैं, तो केल्विन को बढ़ाना होगा। जैसे आप देख रहे हैं 2500 5600 है, फिर 1000 है। तो जैसे ही हम केल्विन को बढ़ाते हैं अपने कैमरों में तो हम लोग जो है वो हमारी इमेज जो है और ऑरेंज मतलब डार्क ऑरेंज होती जाती है। अब जैसे तो मैनुअली हो गया, लेकिन कुछ कैमरों में आप देख सकते हैं कि उसमें एक लाइट का सिंबल, ऑटो वाइट बैलेंस जो होता है उसमें आपको वो फंक्शन देता है, एक लाइट ट्यूबलाइट का फंक्शन देता है, एक देता है बल्ब का देता है, बल्ब मतलब पीला बल्ब जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते थे, एक क्लाउडी का देता है, क्लाउड मतलब आसमान का देता है, सिंबल देता है, एक शैडो का देता है कि कहीं शैडो पड़ रही है उसके अंदर आप कोई पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, तो ये फंक्शन देता है वाइट बैलेंस में, ऑटो वाइट बैलेंस में। तो उसको भी तय करके आप जो है वो ऑटो, हर कंपनी ने अपना एक मानक बना रखा है और वो इसको तय करती है। अब एक दो मैं चीजें बताना चाहूंगा खासकर आप लोगों को कि जब आप आउटडोर होते हैं, मान लीजिए बारिश का समय है और बारिश के समय अगर आप मान लीजिए 5600 तक अपना केल्विन रखते हैं अपने कैमरे में, तो भी आपको कलर्स नहीं मिलते, आपके फोटोग्राफ में कलर्स नहीं मिलते। क्योंकि क्या होता है कि येलो कलर है, ग्रीन कलर है, वो बहुत कम थोड़े ब्लैक ब्लैक दिखते हैं। तो उस समय आप क्या कीजिए, अगर क्लाउडी मौसम है तो आप अपने केल्विन को बढ़ाइए। अपने अगर आप ऑटो पे है तो आप उसको येलो जो बल्ब है उस पर रखिए, या फिर उसमें क्लाउडी सिंबल दिया हुआ है तो उस पर रखिए और देखिए कि उसका केल्विन कितना दिखा रहा है। उसका केल्विन जो होगा वो लगभग 7000 के आसपास होगा, 7000 के ऊपर ही आसपास वो होगा। तो जैसे आप उसमें कलर्स मतलब केल्विन बढ़ाते हैं तो आपको एक अच्छे कलर मिलना शुरू होते हैं। कई बार हम परेशान भी होते हैं कि क्लाउडी मौसम में पिक्चर अच्छी नहीं आ रही, ब्लू ब्लू आ रही है या फिर कलर्स बहुत नहीं मिल रहे। तो यही उसका सोल्यूशन है कि आप अपने केल्विन को बढ़ा सकते हैं। और स्टैंडर्ड एक मानक है कि एक अच्छा वाइट बैलेंस किसे माना जाएगा। तो आप 5000 से लेके 5000 से लेके 5000 से लेके
आप 8,000 मतलब 5,800 तक के आप जो है एक सही स्टैंडर्ड पिक्चर जो मतलब कलर है वो आप पा सकते हैं दिन में, मतलब सुबह से लेके 8 के बाद से लेके शाम के 4 बजे तक के। जैसे ही 4 बजेगा तो लाइट और पीली होना शुरू होती है, आपका पिक्चर और पीला-पीला होना शुरू होता है। तो अगर शाम के 4 बजे है और आपकी पिक्चर पीली-पीली बहुत हो रही है, ऑरेंज हो रही है, तो आप उसका केल्विन कम करके भी आप उसको अच्छा कलर ला सकते हैं। नहीं तो आप जाकर बाद में फ़ोटोशॉप पे भी आप उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं कंट्रोल कर सकते, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये इमेज देखिए दोनों भी, वो एक ही समय की इमेज है। मैंने ऊपर जो है, ऊपर आपके पिक्चर का कलर जो है पूरा ब्लू आ गया है और नीचे सही आया है। तो ऊपर का जो पिक्चर है वो एक्सपोज़ किया था 27 के आसपास, 2700 के आसपास केल्विन को रख के, और नीचे वाला जो है 5200 के आसपास रखा गया था, तो वो थोड़ा हल्का-सा वार्म आ गया। ये इमेज देखिए, ये भरतपुर की इमेज है और मुझे बहुत मन था पिक्चर क्लिक इस तरह ऑरेंज पिक्चर क्लिक करने का और उसको शैडो में लेने का। लाइट में हम लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि जब आप किसी डैम पे जा रहे हैं, तो आप लाइट का बहुत ध्यान रखिए कि लाइट का डायरेक्शन क्या है। अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन आप कोशिश कीजिए, हो सकता है जो आपने जगह तय की होगी कि मैं इस जगह जाके एक्सपोजिंग करूँगा, हो सकता है कि सन उस समय आपके सामने हो। तो उस समय क्या होगा, दिन का समय है, मॉर्निंग का समय है, तो आपको पिक्चर इतनी क्लियर नहीं दिखेगी। ये हमारे बर्ड वॉचिंग में भी कहा जाता है। चित्तमपल्ली सर ने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि आप एक बर्ड वॉचर है और आप कहीं जा रहे बर्ड वॉचिंग करने किसी डैम पे, तालाब पे, तो आप सूरज को अपनी पीठ की ओर रखिए। तो आपको जिस पक्षी का आप निरीक्षण कर रहे हैं, उसके डिटेलिंग, उसके अच्छे कलर आप अपने आँखों से देख पाएँगे, ठीक है? उसी तरह कैमरे को भी उसी तरह है कि अगर अपनी पीठ की ओर अगर अपने सूरज को रखते हैं और सब्जेक्ट आपके आगे है, तो आपको अच्छे कलर्स मिलेंगे। ये अपोजिट है, लेकिन ये अभी शाम हो चुकी है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं अपोजिट जाऊँ उस साइड, लेकिन मतलब उस परेशानी को भी मैं एक सुंदर फॉर्म में ला सकता हूँ, कला के रूप में। मैं उसको शैडो के रूप में मैंने पिक्चर क्लिक की और वो पिक्चर बनी। सेम यही है, एक ईगल है बैठा हुआ है और मैं ढूंढ रहा था कि सूरज नीचे आ चुका है और कोई पंछी हो तो मुझे मिल जाए। तो 2-3 बर्ड मिले, लेकिन वो डाउन बहुत था, फिर वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक ईगल था जो बैठा था पेड़ पर बहुत दूर में, तो मैंने उसे क्लिक किया। तो सूरज पीछे ढल रहा है और उसके अंदर मैंने उस ईगल को लेने का प्रयास किया। अभी एक और चीज़ फोटोग्राफी में है कि कंपोजिंग भी एक होती है। मतलब जैसे कोई पिक्चर आप क्लिक करते हैं, कंपोजिंग एक बड़ा एक सब्जेक्ट है कि उसमें ढेर सारे कंपोजिशन होते हैं। वो 9 भागों में बाँट सकते हैं आप उसको। जैसे मैं ये करता हूँ फोटो को, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कंपोजिंग में जा रहे हैं तो हमारे पिक्चर को वो 9 भागों में बाँटता है। आप देख रहे हैं कि 9 भागों में बाँटा हुआ है। जब भी हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, तो हमें इन 2 लाइन्स का, मतलब आड़ी लाइन्स और खड़ी लाइन्स, इसका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि एक सबसे अच्छी बात रही फोटोग्राफी में कि फोटोग्राफी आने के बाद फोटोग्राफर्स को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी कई चीज़ों में। क्योंकि हमारे पहले कई लोग थे जिन्होंने पेंटिंग कर के एक बहुत अच्छे पेंटर रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि हमको एक फ्रेमिंग, मतलब एक पिक्चर में कहाँ कौन-सी चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ हमारी आँखें पहले देखती है, किस पॉइंट को पहले देखती है, कहाँ देखना पसंद करती है। कोई पेड़ हो तो किसको कहाँ देखना चाहेगी। तो ये उन्होंने हमें सिखा दी पहले से। फोटोग्राफर्स को एक बेनिफिट मिला पेंटिंग के कारण, एक्सपोजिंग करना। और हम देख सकते हैं कि जो ये 4 डॉट है, अगर कोई भी पिक्चर आप क्लिक करते हैं या उसको 3 भागों में आप बाँट सकते हैं। मान लीजिए कि ऊपर का हिस्सा जो है वो आसमान है और नीचे का हिस्सा जो है पहाड़ और नदी है। तो उस समय क्या इम्पोर्टेंट है? क्या आसमान बहुत खूबसूरत है? आसमान ज़्यादा कलरफुल है? तो हम उसे 2 भाग में बाँट सकते हैं। पानी बहुत खूबसूरत है, नीला पानी है और पहाड़ भी है और आसमान भी है, तो हम 2 भागों में पानी को ले सकते हैं। तो एक फोटोग्राफ को
सही एक्सपोज करने से पहले एक अच्छी फ्रेमिंग भी करना बहुत जरूरी है। तो इन 4 पॉइंट पर अगर आपके कोई सब्जेक्ट आता है तो उसे गोल्डन पॉइंट कहा जाता है, वो सबसे अच्छी एक्सपोजिंग कहा जाती है। और कंपटीशन में भी इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। कोई भी अगर जब आप पिक्चर भेजते हैं, एक आउल है, स्पॉटेड आउल, वो एक पेड़ के इसमें अंदर है। तो इसमें 2 चीजें मुझे दिखानी थी कि वो पेड़ का एक बहुत बड़ा उसका ये है और उसमें वो रह रहा है अंदर। अगर मैं उसे बहुत क्लोज क्लिक करता तो शायद डिटेलिंग मुझे मिलती उस आउल की, पर मुझे वो हैबिटेट नहीं मिलता उसका कि वो कहाँ है। वो ऊपर भी एक आउल दिख रहा है, काफी ऊपर में बैठा हुआ है, लेकिन वो फोकस में नहीं है क्योंकि इसको ये किया हुआ है। तो ये भी देखिए, इसको भी मैंने कोशिश की है कि वो उस पॉइंट के आसपास आए, उस लाइन पर आए, जिससे क्या होगा कि मेरे जो भी मेरे इमेज पिक्चर को देखता है तो वो वहां उसकी नजर पहले जाएगी उस इमेज पे। उसी तरह ये इमेज है, इस इमेज को मैंने भी उस तरह क्लिक करने की कोशिश की। जो ऊपर वाली लाइन जो है, ये जो लाइन यहाँ पर जो आएगी लाइन, इस पर इसकी आंखों को रखने या चेहरे को रखने की कोशिश की है। बहुत प्यारा फोटो ये भी है। और यही चीजें थी अब तक के बता रहा था आपको मैं। और साथ ही में मैं थोड़ा सा प्रचार करना चाहूंगा अपने चैनल का भी। वाइल्ड लाइफ ऑफ विदर्भा यूट्यूब चैनल पे सर ने कहा था, मारुति चित्तमपल्ली सर के साथ मुझे रहने का बहुत मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और वो मुझे कई सवाल भी पूछते थे जिसमें मैं उनको जवाब दे भी पाता नहीं था कई बार। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता था और चीजों को सब जानकर उनसे, वो फिर मुझे हर चीज बताते थे। और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया डॉक्यूमेंट करने के लिए उनका, कि जब कोई इंटरव्यू लेने कोई उनका आता था तो मुझे वो बुलाते थे कि आ जाओ तुम्हारा काम हो। मैंने बहुत कन्विंस किया कि सर आप अभी वीडियो पे आइए, मतलब आप कुछ रिकॉर्ड कीजिए। क्योंकि उनको हमेशा एक समस्या, मतलब उनकी परेशानी एक बहुत अभी भी है कि लोग पढ़ते नहीं है किताबें। तो मैंने उनसे कहा था कि सर लोग किताबें पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपका किताब पढ़ता है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो आपके वीडियो देखना चाहेगा, जो आपको इस माध्यम से आपको सुनना चाहेगा। तो उन्होंने मेरी बात को ध्यान रखा और हमेशा उन्होंने मुझे जब भी कुछ ऐसा मौका आया तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो आप सारे वीडियो उनके यहाँ देख सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कीजिए इसको, ताकि आपको हमेशा कुछ अच्छी चीजें मिलती रहेगी। और धन्यवाद। और कुछ छूट गया हो तो मैं उसका जवाब दूंगा आप लोगों को, अगर आप कुछ पूछना चाहे तो। दर्शन, मैं और एक बात बोलना चाहूंगा कि फोटोग्राफी जो है वो एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज्यादा बड़ा विषय है। और मेरा ज्यादा काम मेरा वीडियोग्राफी पे है। मैं बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्री शूट करता हूँ, मुझे ज्यादा कैमरे में है, लेकिन फोटोग्राफी के बिना आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। तो बचपन से ही मैंने तय किया था कि मुझे फोटोग्राफर और बनना है और न्यूज चैनल में काम करना है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना है। तो हम आगे कभी इस पर बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या उस तरीके से जाना चाहिए, और एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैसे बनती है, उस पर भी हम नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। तो कोशिश करेंगे हम जब अगली बार कब जुड़ेंगे तो हम फिल्म पर फिल्म कैसे बनती है उस पर हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाहर नेचर फाउंडेशन का और सभी का, अतुल सर का और सर का और दर्शन का और सभी का धन्यवाद। कोणाला जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर राजदीप सरांना आपण विचारू शकता. दर्शन, काही प्रश्न आलेले आहे का? आपने म्यूट पे रखा है राजदीप भैया, आपने म्यूट पे रखा है। लेंस पे कोई सवाल आया है कि कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए। 1300D उनके पास कैमरा है,
तो देखिए, अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो आपको जूम लेंस पे जाना होगा। आपको कम से कम 300 लेंस तक जाना चाहिए। और अगर आपके पास पैसा है तो आप मेरे ख्याल से आप आजकल नए कैमरे मार्केट में आ गए हैं, आप उसको लेकर और अच्छे लेंस लेकर और आगे बढ़। पहले शुरुआत अगर आपको करनी है तो आप 300 तक लीजिए। 70-300 एक लेंस आता है, उसको लीजिए। उसमें काफी अच्छा बदलाव किया गया है कंपनी की ओर से। वो आपको 35-40 हजार के आसपास वो लेंस आता है, उसको लेकर आप उसको कर सकते हैं, ताकि आगे चल के आपको बॉडी भी बदलना पड़े तो वो लेंस आपको काम आते हैं। और फोटोग्राफी में ये होता है कि बॉडी आपकी बदलती रहेगी, क्योंकि हर 2-3 साल में बदलाव आते हैं कैमरे की बॉडी में। लेकिन लेंसेस ऐसी चीज है जो आप एक बार ले ले, अच्छा लेंस आप एक बार ले ले तो उसको आप काफी समय तक, 10 सालों तक भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लेंस लीजिए, आपके बजट के ऊपर डिपेंड है, आपका बजट कितना है उस हिसाब से ही आप लीजिए। अगर आप बहुत कम जाते हैं वाइल्ड लाइफ करने के लिए तो आप बहुत महंगा लेंस मत लीजिए। और आजकल अगर लेना है तो कई सारे, खासकर कैनन कंपनी जो होती है वो 200D एक लेंस कैमरा बॉडी दे रहा है और साथ में 2 लेंस भी दे रहा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। क्योंकि उस समय आप पहले वही किट लेंस लीजिए जो 18-55 है और 55-250 है, उससे आप फोटोग्राफी कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप अच्छे फोटोग्राफी कर सकते हैं, तब लेंस अच्छा लीजिए। तो अभी अगर इनका जवाब यही है कि अगर लेना है तो 70-300 कोई लेंस है तो वो ले सकते हैं। क्या हो रहा है कि फेसबुक कमेंट्स पे नाम नहीं आ रहे हैं, फेसबुक यूजर्स दिखा रहा है लेकिन मुझे कोई नाम नहीं आ रहा, तो नीचे कोई नाम लिख सकता है। इसके बाद में किसने लिखा है कि एसटीएम लेंस जो है 55-250 उनके पास में 22,000 का है, और यूएसएम लेंस जो है 70-300 वो 36,000 का है, और एल सीरीज का लेंस जो है 100-400 वो 1,60,000 का है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए क्या है कि जिस तरह के लेंसेस है उसका अगर प्राइस कम है तो जाहिर है उसका फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ जो कहेंगे हम लोग एमएम जो है वो भी कम है। और जैसे ही आपका फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो आपका लेंस का डिजाइन भी बढ़ रहा है, उसकी मेहनत भी बढ़ रही है कंपनी के लिए। और जितना लेंस आप महंगा ले रहे हैं, मतलब जैसे आप 100-400 एक लेंस है कैनन का, उसकी प्राइस ही 1.5 लाख के ऊपर है। तो उसमें क्या है, उसका डायमीटर भी बड़ा होता है। मतलब क्या होता है, डायमीटर अगर बड़ा होगा तो आपके लेंस में रोशनी ज्यादा जाएगी, उसके जो ग्लास होते हैं वो कोटेड किए जाते हैं, जो बहुत अच्छी कोटिंग की जाती है, जिससे वो बहुत बेहतर करते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग ही तो सादा लेंस लीजिए, नॉर्मल लेंस लीजिए, और जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी आपको सुविधा देगी, स्टेबलाइजेशन जो उसका और अच्छा होगा तो वो अपनी कीमतें बढ़ाता है, ये जाहिर है। लेंस महंगे भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सस्ते आते हैं, तो उसको उतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी उस लेंस के उपयोग करने के बाद। किसी ने लिखा कि रिकॉर्डिंग उपलब्ध होईल का, तो हम डाल देंगे उसे, बाहर जो फाउंडेशन के पेज पे डाल देंगे। आपको इस पे फेसबुक पेज पे दोबारा भी आप सुन सकते हैं इसको आके। मैं और कमेंट पढ़ रहा हूँ कि कई लोग कमेंट भेज रहे हैं लगातार। अभी बाहर का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जल्दी हम लोग एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे बाहर का, इसको आप दोबारा सुन पाते हैं, मतलब सुन सकते हैं। अभी आप जो पिछले जितने लेक्चर है उसको भी आप यूट्यूब फेसबुक पे आप देख पाएंगे, अगर आपने कोई मिस कर दिया है तो। कोई कह रहा आंसर आंसर आंसर, बाकी ठीक है। अभी जैसे तकनीक में जैसे कई चीजें आई है तकनीक के विकास में, मिररलेस कैमरे का आना हुआ है अभी, नई तकनीक आई है और वो बहुत बढ़िया तकनीक आई है। क्योंकि जो शटर की हमने बात की है, शटर के सामने जो एक मिरर लगा होता है, वो मिररलेस इसलिए कहते हैं कि उसके आगे, बॉडी के आगे मिरर जो लगा हुआ है उसको उन्होंने हटा दिया है। उसके हटाने से क्या हुआ कि हमारी बॉडी छोटी हो गई है
और अभी फायदा सबसे उसमें ये हुआ है कि लो लाइट अगर आप किस जंगल में है और शाम का समय है, एक बार हुआ ऐसा मूवमेंट कि मेरे सामने टाइगर और उसके 3 कप्स आ गए, लेकिन मैं उसे क्लिक नहीं कर पाया क्योंकि इसलिए कि लाइट इतनी कम हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि मैं उसे देख लूं जी भर के, क्योंकि फोटोग्राफ्स तो मैं जीवन में और क्लिक कर लूंगा टाइगर्स के, तो उसे मन भर के देख लूं टाइगर को, उसके बच्चों को। और लेकिन अब मिररलेस जो आने के बाद में ये हुआ है कि उसका शटर स्पीड अगर आप 2 पे भी रखते हैं, जो मैंने अब तक बताया आपको कि 2 पे रखने वो 2 पे भी रखने के बाद में आपका इमेज ब्लर नहीं होगा। आप हैंडल शूट कीजिए तब भी नहीं होगा। तो तकनीक का विकास बढ़ रहा है, अच्छे-अच्छे कैमरे आ रहे हैं, अच्छे फुल फ्रेम कैमरे आ रहे हैं और आपको अच्छी क्वालिटी का इमेज आपको मिल रहा है। तो वही है कि आपकी जरूरत के हिसाब से आप कैमरा लीजिए। बस इतना। आता मी आभार प्रदर्शनाला सुरुवात करत आहे. दिवंगत उल्हास राणे सर यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ पक्षी सप्ताह निमित्त ही फेसबुक लाईव्ह व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आलेली आहे. या व्याख्यानमालेत आज 7वे पुष्प श्री राजदीप राठोड यांनी गुंफलेले आहे. छायाचित्रण कसे करावे व त्यातील बारकावे अतिशय उत्तमरित्या त्यांनी आपल्याला पीपीटी द्वारे समजावून सांगितले. मी बहार नेचर फाउंडेशन व महाराष्ट्र पक्षी मित्र तर्फे त्यांचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद राजदीप सर. आपले प्रेझेंटेशन फार सुंदर आणि माहितीपूर्ण झालेले आहे. खूप खूप आभार. त्याचप्रमाणे आजच्या सत्राचे अध्यक्ष माननीय अतुल शर्मा सर यांनी देखील वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिले व मनोगत व्यक्त केले. मी बहारतर्फे त्यांचे मनापासून आभार मानतो. तसेच वक्त्यांचा परिचय बहार नेशन फाउंडेशनचे सचिव दिलीप विरकडे सर यांनी करून दिला. त्यांचे मी आभार मानतो. या वेबिनारची तांत्रिक बाजू दर्शन दुधाने सांभाळत आहे. मी त्याला धन्यवाद व शुभेच्छा देतो. फेसबुकवरून ज्या असंख्य निसर्गप्रेमींनी विषय ऐकला त्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून आभार व धन्यवाद. आजचा हा व्याख्यानमालेचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपलेला आहे. परत उद्या आपण याच ठिकाणी भेटूया. नमस्कार.